अभी कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमिक को डेड इकोनॉमी कहा और कुछ लोगों ने इनका इस बात में साथ दिया। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. इन लोगों को पता नहीं ये भारत है और हर भारतीय आने वाले समय में अपने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की मेहनत कर रहा है। So what we have seen in India is that India is a key growth engine for the world. India's growth in 2025, when we did our Article 4 staff report, we had estimated growth for fiscal year 25-26 at 6.6%. सत श्री अकाल दोस्तों, हम अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है और यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, ये सफर कितना उतार चढ़ाव भरा रहा, अतीत में हम कहाँ थे और भविष्य में हमें कहाँ पहुंचना है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बात है साल 1920 की, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस दौरान वहां काम कर रहे लोगों को एक खंडर मिला। खंडर की ईंटें इतनी मजबूत थी कि उनको रेलवे लाइन बिछाने में यूज कर लिया गया। जब इस खंडर को खोदा गया तो इसकी खुदाई में एक सोच समझकर बसाया गया शहर मिला, जहां पक्की ईंटों की इमारतें, 2 मंजिला मकान, सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई पक्की नालियां, जिनकी साफ सफाई के लिए सीवरेज चैम्बर बनाए गए थे। गहनों से लदी महिलाओं की कई मूर्तियां भी इस खुदाई में मिली। ये सभी अवशेष 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के थे। इतनी विशाल सभ्यता का मालिक था अपना भारत। हड़प्पा को नाविकों का देश कहा गया, यानी हो सकता है यहाँ समुद्र के रास्ते ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता रहा हो। इस सभ्यता के लोगों को टेक्नोलॉजी, साइंस, नापजोक की भी अच्छी नॉलेज थी। वे तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। लोथल गुजरात में मिले बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के बिजनेस एक्टिविटीज का एक सबसे बड़ा सबूत है। यह प्राचीन शहर पत्थर, शंख और मेटल से बनी चीजों का बिजनेस सेंटर रहा है। यहाँ से मोहरे, मनके, बर्तन और इन्हें बनाने के औजार मिले हैं। आज से 2300 साल पहले सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बना, जिसे दुनिया जीतने की जिद थी। वो फारस, मिस्र, आर्मेनिया, असीरिया जैसे तमाम देशों को जीतता हुआ भारत के नजदीक आया, लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, क्योंकि नदी के उस पार भारत के राजाओं की विशाल सेना से लड़ना पड़ता। भारत उस समय 16 महाजनपदों यानी स्टेट्स में बटा था। इनमें सबसे बड़ा मगध था, जिस पर उस समय धनानंद का राज था। उसकी सेना में 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी, 2,000 रथ और 2 लाख पैदल सैनिक थे। धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठे और मगध की सीमाओं में लगभग पूरा भारत समा जाता था। पहली शताब्दी में कुषाण राजाओं ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। इससे विदेशी व्यापार में आसानी होती थी। विदेशी व्यापारी भारत से मसाले, मोती, हाथी दांत, रेशमी कपड़ों को खरीदने मालाबार तट पर आते थे। चौथी शताब्दी का गुप्तकाल भारत का गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस टाइम पीरियड में आर्यभट्ट ने पृथ्वी की रेडियस नापी और थ्योरी दी कि इस ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर बनाया, जिसे आज पूरी दुनिया ल्यूनर कैलेंडर के नाम से जानती है। मुगल काल में भारत अपनी आर्थिक संपन्नता में सबसे आगे बढ़ा। उस समय भारत में बना सामान यूरोपीय देशों में अमीरी की निशानी माना जाता था। सोने चांदी की आमद इतनी बढ़ गई कि फ्रेंच ट्रेवलर और औरंगजेब के डॉक्टर रहे फ्रांसा बर्नियर ने अपने रिकॉर्ड में लिखा कि सोना और चांदी दुनिया के हर हिस्से में घूमने के बाद आखिर में भारत के खजाने में दफन हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वेन बेकर्ट अपनी किताब एम्पायर ऑफ कॉटन ए ग्लोबल हिस्ट्री में लिखते हैं कि ढाका के मलमल से बने कपड़े फ्रांस में सिर्फ वहां के राज परिवार के लोग ही पहन सकते थे। ढाका का मलमल दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था। 1851 के आसपास इसकी कीमत 5500 रुपए प्रति गज से 43,200 रुपए प्रति गज थी। यह कीमत आज के 8 लाख रुपए प्रति गज से 61 लाख रुपए प्रति गज के बराबर है। 17वीं सदी के भारत में फ्रांस या इटली से ज्यादा सुख सुविधा थी। मुगल बादशाहों ने देश के सभी बिजनेस सेंटर्स को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछा रखा था। सड़कों की निशानदेही और दूरी जानने के लिए कोस मीनार बनवाई थी। नदियों पर पुल और घाट बनवाए थे। सभी मुख्य मार्गों पर गोदाम और धर्मशालाएं थी। यहाँ व्यापारियों को ठहरने और अपना सामान रखने की जगह मिलती थी। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल कमजोर पड़ने लगे और इसी के साथ इंडिया की इकोनॉमी भी डाउन होने लगी। 1739 में ईरान के बादशाह
नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। 57 दिन तक दिल्ली में रुकने के बाद नादिर शाह उस जमाने के 15 करोड़ रुपए नकद ले गया। इसके अलावा 300 हाथी और 10,000 घोड़ों में भरकर कीमती हीरे जवाहरात लाद कर ले गया। सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, तब ब्रिटेन दुनिया की जीडीपी में सिर्फ 1.8% था, जबकि भारत की हिस्सेदारी लगभग 23% थी। इसके बाद अंग्रेजों ने कमजोर पड़ चुके राजाओं और नवाबों को उनके राज्य की सुरक्षा के नाम से अपनी सेनाएं उन्हें ऑफर की। वे भारतीय राजाओं को किसी तरह एक दूसरे से लड़वाते, तो जो राजा और नवाब हारता तो वे उस राज्य का दमन और शोषण शुरू कर देते। सन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर सीधे ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। ब्रिटेन ने बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से भारत के सबसे बड़े सेक्टर किसानी और कपड़ा उद्योग को तबाह किया। तब ब्रिटेन की कपड़ा मिलों में कपास अमेरिका से आता था। अमेरिका में सन 1861 में सिविल वॉर छिड़ गई और कपास की सप्लाई ठप हो गई। तब ब्रिटेन ने भारत का रुख किया। कपास की डिमांड बढ़ी तो 20 पैसे किलो बिकने वाला कपास 75 पैसे किलो लगभग 3 गुना महंगा हो गया। ज्यादा कपास उगाने के लिए किसान मोटा कर्ज लेने लगे। तभी 1865 में सिविल वॉर खत्म हुई और अमेरिका से सप्लाई शुरू हो गई और अंग्रेजों ने भारत से कपास खरीदना कम कर दिया। साहूकार कपास खरीदने से मना करने लगे और किसान कर्ज में डूब गए। कर्ज ना चुकाने पर उनकी जमीन नीलाम हो जाती। अब मजबूरी में किसान औने पौने दामों पर अंग्रेजों को कच्चा माल बेच देते। ये कच्चा माल इंग्लैंड जाता, वहां कपड़ा बनता और भारत आकर महंगे दामों पर बिकता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का कपड़ा उद्योग तबाह कर दिया। इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक एक रिसर्च में बताती हैं कि 17वीं सदी में दुनिया का 25% कपड़ा भारत में बनता था। 1947 में अंग्रेजों ने भारत से जाने तक यह घटकर सिर्फ 2% ही रह गया। 1765 से 1938 के बीच अंग्रेजों ने आज के हिसाब से भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की संपत्ति लूटी। यह भारत की मौजूदा जीडीपी से 12 गुना ज्यादा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। मई 1942 में जापानी सेना ने बर्मा जीत लिया और अंडमान तक आ गई। अंग्रेजों को लगा कि अब बंगाल पर हमला होगा। अंग्रेजों ने वहां के घरों में रखे एक्स्ट्रा राशन जब्त कर लिए ताकि जापानी सैनिकों को खाने को कुछ न मिले। बंगाल में भयंकर भुखमरी फैल गई। गांवों और खेतों में लाशें दिखाई देने लगी। तभी अक्टूबर 1942 में बंगाल में आए चक्रवात से पश्चिमी मेदिनीपुर इलाके की फसल तबाह हो गई। शशि थरूर लिखते हैं कि चर्चिल की नीतियों के कारण करीब 40 लाख बंगाली भूख से मर गए। पूरे ब्रिटिश शासन काल के दौरान करीब 6 करोड़ लोग भूख से मर गए। 200 साल भारत पर शासन करने के बाद 1940 तक दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 10% हो गई। जहां एक जमाने में ग्लोबल बिजनेस में भारत का हिस्सा करीब 25% हुआ करता था, वहीं अंग्रेजों ने भारत को दुनिया का तीसरा गरीब देश बना लिया था, जो अब बेसहारा और भूखा था। इसी तरह से अंग्रेजों ने पूरी इंडियन इकोनॉमी को निचोड़ के रख दिया। बहरहाल स्वतंत्रता के संघर्ष के कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और भारत आजाद हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की रणनीति बनाई। यहाँ से भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू हुआ। 1951 की पहली योजना का फोकस खेती और सिंचाई था, जिससे देश के अनाज की जरूरत पूरी की जा सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर फोकस बढ़ाया। बिजली के लिए 1954 में हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर 680 फीट लंबे बाखड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन की चाह ने खेती और सिंचाई का फंड लगभग आधा कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि देश में अनाज की कमी हो गई और महंगाई बढ़ गई। अनाज विदेशों से मंगाना पड़ा, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग खत्म हो गया। 1962 में भारत चीन जंग ने हालत और खराब कर दिए। भारत अनाज के लिए अमेरिका पर निर्भर था। इसका फायदा उठाकर अमेरिका भारत की फॉरेन पॉलिसी में दखल देता था। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने फिर से खेती पर ध्यान दिया। सन 1991 में देश में चंद्रशेखर की सरकार थी। तेल के दाम आसमान छू रहे थे। भारत के पास चंद दिनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। देश दिवालिया होने की कगार पर था। 30 मई 1991 को पहली बार देश का 20 टन सोना इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस को बेचना पड़ा, ताकि 545 करोड़ रुपए का लोन लिया जा सके। इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान से 900 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। 21 जून को पीवी नरसिम्हा राव देश के नए पीएम बने। देश की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में ग्लोबलाइजेशन के बाद
भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। कई सेक्टर्स में 100% तक विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। बदलावों का असर दिखा और भारत की ग्रोथ रेट 4% से बढ़कर सीधा 8% तक पहुंच गई। वाजपेयी सरकार में शुरू हुई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो जीडीपी ग्रोथ रेट 9% तक पहुंच गई। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गया। 1991 के बाद हुए सुधारों का असर दिखने लगा। सभी आर्थिक सुधारों को बीएसई के सेंसेक्स के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। 30 कंपनियों वाला यह इंडेक्स जहां 1991 में 1955 अंक पर था, वह अब बढ़कर 85,000 का आंकड़ा छू चुका है। 10 साल पहले भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। तब देश की जीडीपी $1.9 ट्रिलियन थी। साल 2022 में इंग्लैंड को पछाड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 2024 में भारतीय शेयर मार्केट ने $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार किया। इससे ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश की जीडीपी अगले कुछ सालों में $5 ट्रिलियन और उसके बाद $7 ट्रिलियन हो जाएगी। तो हमारे प्यारे भारतवासियों, आप अपने देश पर भरोसा रखें और डटकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश के साथ खड़े रहिए। अपना देश तरक्की के घोड़े पर सवार है और बस जरूरत है तो भरोसे की और आपके साथ की। तो ये थी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रोमांचक कहानी का सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके सामने लाते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी ऐसे वीडियोस डालें तो सबसे पहले आपको पता चले। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं आगे ऐसे ही एक नए नॉलेजेबल वीडियो में। जब तक के लिए सत श्री अकाल।